everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Shreya. I cleared NEET 2022 in my first attempt and I'm currently a first year MBBS student at Government Medical College and Hospital, Chandigarh. So 3 months रह गया NEET के लिए and a lot of you are asking me कि आपने अपने last के 2-3 months में revision कैसे किया, टेस्ट कैसे देते थे, आपने boards को कैसे handle किया, and some of you who are in 11th are asking me कि हमने 11th के end में कैसे revision की. So for all those who are in 11th, I'll make a separate video for you all. This video is for those जिन्होंने NEET 2023 देना है, who've completed their 12th and they're giving full syllabus mock test right now. तो मैं डिस्कस करूँगी कि मैंने बोर्ड्स के टाइम अपने कैसे हैंडल किए थे नीट बेस्ड टेस्ट देने एंड मैंने रिविजन हर एक सब्जेक्ट की एवरी डे टाइम डिवाइड करके कैसे की थी. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. आई एम श्योर इट विल हेल्प यू. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज़, अगर आपसे खुद से कोई प्लान नहीं बन पा रहा है, जैसे अगर आपको नई प्रॉब्लम आ रही है कोई सिलेबस डिवाइड करने में या फिर अपना टाइम डिवाइड करने में कि हम कैसे करें, इतने सारे चैप्टर्स है, हम कैसे डिवाइड करें कि सिर्फ हर दिन कितना पढ़े, फिजिक्स पढ़े, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े, साथ में फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़े, क्या करें. तो मेरे को भी वो सेम प्रॉब्लम आती थी जब मैंने डिसाइड किया था कि हाँ मेरे को एक प्रॉपर रिविजन शेड्यूल अपने लिए बनाना है. तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी, मतलब बिकॉज इतने सारे चैप्टर्स है, यू डोंट नो कि कहाँ से हम शुरू करें, कौन सा चैप्टर हम पहले करें, कौन से हम बाद में करें, या MCQs भी करें साथ साथ प्रैक्टिस, या सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दें, या फिर सिर्फ NCERT पढ़े. तो ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की थी एंड इट्स वेरी नॉर्मल टू इफ यू फेसिंग द सिमिलर प्रॉब्लम एज वेल. तो द बेस्ट सोल्यूशन टू दिस इज कि आप कोई टेस्ट सीरीज ले लो. आई हैव मेंशन दिस इन माई प्रीवियस वीडियोज एज वेल कि टेस्ट देने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एंड में तो टेस्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है. तो अगर आपने पहले टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो अब तो ले ही लेनी चाहिए. इफ़ यू बिन वंडरिंग पहले कि हम सिर्फ पढ़े या टेस्ट सीरीज ले टेस्ट में टाइम ना वेस्ट, मतलब टाइम हमें टेस्ट देने जाने में आने जाने में लगे, उससे बेटर हम पढ़ ही लेते हैं, बाद में देंगे टेस्ट. तो इस टाइम पे तो यू शुड डेफिनेटली टेक अ टेस्ट सीरीज. मैंने आई हैव मेंशन दिस बिफोर एज वेल, आई थिंक इन ऑलमोस्ट ऑल माई वीडियोज़ कि मैंने आयरन एंड आकाश की टेस्ट सीरीज ली थी. मेरी जो इंडिविजुअल ट्यूशन थी उनके अलग टेस्ट चलते थे. आई यूज्ड टू गिव दोज एज वेल, बट मैंने प्रॉपर जो फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज है वो आयरन आकाश दोनों की ली थी. मैं आकाश की टेस्ट ऑनलाइन लेती थी, ऑनलाइन मोड में, एंड आयरन की टेस्ट आई यूज्ड टू गो एंड गिव इन द ऑफलाइन मोड. तो उससे क्या होता है कि उन लोगों ने अपना सिलेबस डिवाइड किया होता है कि हाँ इस टाइम से इस टाइम तक, जैसे 1 वीक का टाइम है, एवरी संडे अगर टेस्ट है तो उन्होंने इस वीक के हिसाब से क्या होता है कि इस वीक में ये बच्चा ये पढ़ ले एंड हम संडे को उसका टेस्ट ले लेंगे. तो अगर आप टेस्ट सीरीज का ही स्केड्यूल फॉलो कर रहे हो जो उन्होंने बना के आपको दिया हुआ है, तो उससे भी आपकी रिविजन ठीक ठाक हो जाती है. जैसे अगर संडे को टेस्ट है उसमें उन्होंने 5 सिलेबस, यूजुअली दे स्टार्ट विद 5 सिलेबस एंड देन वो फुल सिलेबस शुरू करते हैं. तो जैसे अगर रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उन्होंने इनकी टेस्ट सीरीज अप्रैल से कोई शुरू हो रही है, तो उन्होंने जैसे फर्स्ट टेस्ट रखा है उसमें उन्होंने 11th के 4-5 चैप्टर्स दे दिए फिजिक्स के, या फिर 3-4 चैप्टर्स बायो के, केमिस्ट्री के भी 3-4 चैप्टर्स. तो वो टेस्ट देने के उससे ही आपके वो रिवाइज हो जाएंगे. तो दैट आई थिंक दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है. द बेस्ट सोल्यूशन लाइक आई सेड इज टेस्ट सीरीज ले लो, उसकी जो शेड्यूल है उसके हिसाब से चलते रहो, उसके लिए प्रिपेयर करोगे तुम्हारा वो टॉपिक रिवाइज भी हो जाए. सो फ्यू हु फील कि हमें अपने हिसाब से सारा कुछ रिवाइज करना है, वी डोंट वांट टू रिलाई ऑन द इंस्टीट्यूट्स कि हम उनके हिसाब से, उनकी टेस्ट सीरीज के हिसाब से ही फॉलो करें, हमें अपनी पेस पे सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं. तो सम ऑफ यू माइट थिंक कि टाइम वेस्ट है, हम टाइम की वेस्ट करें, इसमें हम पढ़ सकते हैं, टेस्ट दे दें. बट बैठो, जितना भी टाइम लगे, हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर्स, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बैठो एंड अपनी NCERTs खोलो, अपने इंस्टीट्यूट के कोई मॉड्यूल्स खोलो. बस बेसिकली तुम्हारे पास सिलेबस जो सारा है, सारे चैप्टर्स का इंडेक्स तुम्हारे सामने होना चाहिए. राइट द टॉपिक्स जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा वीक है. जैसे मोशन टेम्पलेट तुमने लिख दिया तो पूरा चैप्टर आता, तुम्हें लग रहा है तुम्हें नहीं आता ढंग से, तुम भूल गए हो, तुम्हें रिवाइज करने की बहुत ज़रूरत है, या कोई चैप्टर में कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स है या कोई पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है विच यू थिंक तुम्हें नहीं आते अभी भी, तो उनको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस एंड देन इम्प्रूव ऑन दैम. तो अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा तुम्हारी चीज़ें क्या वीक है, अगर तुम हवा में ऐसे कर रहे होगे, दिमाग में सोच रहे होगे कि हाँ ये चैप्टर मेरे को आता है, ये मेरे को आता था, ये आता है, ये कर लेती हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता है, जो भी, तो वैसे नहीं होगा. यू हैव टू सिट, प्लान एंड राइट थिंग्स डाउन. जब तक तुम नहीं लिखोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा ऐसे तुमने क्या चीज़ कर ली है, तुमने क्या, इफ यू डोंट हैव अ नोट ऑफ थिंग्स, सारी चीज़ें, तो तुम ट्रैक ही नहीं कर पाओगे तुमने कितना कर लिया, तुम कितना करना है, तुम्हें आगे कितना करना है. तो सारे वीक टॉपिक्स एक शीट पे लिखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद अपने अलग से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे लिख लो, ताकि तुम्हें एटलीस्ट तुम्हारा मेंटल नोट हो एक कि हाँ मेरे टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, एंड तुम्हें उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है कि अच्छा ये टॉपिक्स मेरे को आते ही है, ये मेरे एटलीस्ट मैं इनके क्वेश्चन आई कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन फ्रॉम दीज चैप्टर्स. तो वो लिखना भी इंपॉर्टेंट है.
तो वंस तुम्हें ओरिएंटेशन हो गई है कि तुम्हारे टॉपिक्स वीक कौन से है, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग कौन से है, यू हैव टू स्टार्ट डिवाइडिंग योर टाइम कि सबसे ज़्यादा वीक, सबसे एक तो होता है सबसे ज़्यादा वीक, फिर आते थोड़े जो तुम्हें थोड़े बहुत आते हैं बट तुम्हें उसमें थोड़ी प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, एंड देन द स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। तो सबसे ज़्यादा जो वीक टॉपिक्स है, सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हें उनको देनी है। अगेन ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे जो वीक्स है, जो सबसे ज़्यादा वीक टॉपिक्स है सारे, वो बहुत ज़्यादा तुम बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग बना लो। आई मेंशन दिस इन माई प्रीवियस वीडियोस एज वेल कि तुम्हें अपने वीक टॉपिक्स को इंप्रूव करना है थोड़ा, जितना तुम कर सकते हो, एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। ऐसे नहीं कि वीक टॉपिक्स पे ही बिल्कुल लग गए एंड स्ट्रॉन्ग को बिल्कुल ही छोड़ दिया, ऐसे भी नहीं करना है। तो वीक टॉपिक्स, सबसे ज़्यादा वीकेस्ट जो टॉपिक्स है सबसे पहले उनके लिए स्केड्यूल बनाना है। तो मेरे पास मेरा स्केड्यूल है जो मैंने बनाया था, आई थिंक मैंने अप्रैल स्टार्टिंग में बनाया था कि मेरे को एक बार फर्स्ट रिविजन मैंने ऐसे किया था कि नीट रिविजन पार्ट 1, मतलब मैंने फर्स्ट जो मेरे को था कि पहले सबसे पहले मेरे को ये करना है मई जूनिश एंड तक, एंड आप बोर्ड्स के बाद में फिर से एक बार दो जो है सबसे ज़्यादा वीक टॉपिक्स उनको मैं रिवाइज करूँगी। तो जैसे कि आई एम शोइंग दिस ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाउ यू कैन ऑल्सो प्लान टू ऐसे रिवाइज योर टॉपिक्स। तो सबसे पहले मैंने टेबल सा बना दिया था एक दिन बैठ के, मैंने टाइम लगाया था इसमें बहुत अच्छे से पूरा सारा फिगर आउट करने में कि मेरे कौन से टॉपिक्स वीक है, मैं कैसे कैसे टाइम डिवाइड करूँ एंड मैं कैसे पूरा, तो मैंने अच्छा खासा टाइम लगाया था एंड मेरे लिए वो बहुत हेल्पफुल था बाद में, क्योंकि मेरे को पता लग गया था कि मेरे टॉपिक्स कौन से वीक है, कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग है, मेरे को किन पे वर्क करना है। तो सबसे पहले मैंने डेट लिखी थी कि इस डेट से लेकर इस डेट तक मैंने ये करना है, एंड मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी का अलग से टेबल बना दिया था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जिस चीज़ नहीं की थी इसमें कि मेरा थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो गया था बीच बीच में, जैसे मैंने कुछ टॉपिक्स में से हो नहीं पा रहा था, फिर मैं अगले दिन अगले टाइम पे स्केड्यूल कर देती कि मैं अगले टाइम पे कर लूँगी। तो रियलिस्टिकली अपना बनाना है तुमने स्केड्यूल, ऐसा नहीं कि तुम एक दिन में 7-8 चैप्टर्स सारे कर ही लोगे एंड तुम फिर तब से नहीं होगा, फिर देन यू विल बी डिसअपॉइंटेड कि हमसे आज ये हो नहीं पाया, प्लान किया था। तो थोड़ा रियलिस्टिक अपने वो बनाना, जो कि मेरा नहीं था ये जो फर्स्ट मेरा स्केड्यूल था, बट स्टिल। तो मैं जैसे टॉपिक्स में लिख देती कि ये टॉपिक्स मैंने पढ़ने हैं एंड इस डेट से इस डेट तक करने हैं, एंड तीनों के मैं लिख देती थी। एंड जो टॉपिक्स मुझे नहीं भी होते थे, यू कैन सी कि मैंने वो बाद में शेड्यूल कर दिए थे। एंड मैं डिफरेंट, जैसे मैंने पहले बताया था कि तुम्हें नोट होना चाहिए कि तुमने कितना कौन सा टॉपिक कितनी बार पढ़ा है, जस्ट सो दैट कि तुम्हें अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैंने ये टॉपिक इतनी बार पढ़ लिया है। क्योंकि कई बार नहीं रहता है नोट कि हाँ तुमने 3 बार चैप्टर पढ़ लिया, कोई 4 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया, पता ही नहीं। तो अगर तुम नोट करके लिखो या फिर अलग अलग कलर्स से उसको टिक मार के रखो, तो तुम्हें मेंटली भी तुम्हें लगता है कि हाँ मैंने किया है, तो वो तुम कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो जैसे मैं जितनी बार करती थी, मतलब उस मंथ में जितनी बार किया था उतनी बार मैंने टिक मार दिया या फिर मैं कट कर दी थी कि हाँ ये मेरा हो गया है। इससे मेरे को अपने आप भी लगता था कि चलो मैंने कर लिया है, मेरे को आता है। आई नो आई मेंशन दिस इन ऑलमोस्ट ऑल माई वीडियोज, बट ये चीज़ सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन द लास्ट 3 मंथ्स। आपने एनसीईआरटी जितनी बार आप पढ़ सकते हो, जितनी भी बार पढ़ सकते हो आपने पढ़नी है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपको लग रहा है आपके टेस्ट बाहर से आ रहे हैं, कुछ नहीं होता, जस्ट ट्राई एंड लर्न फ्रॉम देम। बट आप अपना ऐसे एनसीईआरटी से फोकस मत डिविएट करना है, स्पेशली इस पॉइंट पे कि हाँ चलो इंस्टीट्यूट के टेस्ट फिर टफ आ रहा है तो मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू कर दूँ ताकि मेरे मार्क्स आ रहे हैं टू बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। बट नहीं, एनसीईआरटी से फोकस डिविएट नहीं करना है। एनसीईआरटी शुड बी योर मेन रिसोर्स, बिल्कुल ही उससे ज़्यादा करने की नीड नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए करना है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लो, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स्ट्रा ही पढ़ना शुरू कर दो, सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखनी शुरू कर दो, लर्न करनी शुरू कर दो, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, अलग ही जेई मेंस एडवांस के लेवल ऑफ क्वेश्चंस नहीं ज़रूरत। मेन तुम्हारा एनसीईआरटी ही होना चाहिए, जितनी बार पढ़ सकते हो। मेरे को याद है मैं बायो कि मैं एंड में तो इतनी बार पढ़ती थी, मैंने दिन में 4-5 चैप्टर्स मैंने शेड्यूल किए थे, मैंने 4-5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। मैं उसके एनसीईआरटी खोलती मैं रीड करती थी अच्छे से, फिर उसके बाद मैं फिर से एक बार जो मैंने टॉपिक्स है कुछ चीज़ें मैंने मार्क की होती साइड पे, मैं उनको रीड करती थी, मैं नेक्स्ट चैप्टर में चलती थी। एनसीईआरटी मेरी इतनी बार खुल रही थी, बंद हो रही थी, मेरे को आइडिया भी नहीं लगता था कि मैंने कितनी बार कर ली है। सेम गोस फॉर केमिस्ट्री एनसीईआरटी। कई स्टूडेंट्स फिजिकल केमिस्ट्री की भी, आई मेंशन दिस बिफोर एज वेल, कई स्टूडेंट्स तब नहीं देते उसको इंपॉर्टेंस कि हाँ क्या ज़रूरत है एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री करने के लिए। बट ट्राई कि तुम कर लो, पहले नहीं कि चलो मेन तो होता है कि तुमने फिजिकल केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी वो पहले पढ़ लियो, बट अगर नहीं पढ़े तो एटलीस्ट 1 to 2 टाइम्स इंपॉर्टेंट है अभी भी पढ़नी। उसके बीच में से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऑर्गेनिक के भी हमें डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से आया था, जो अगर किसी ने नहीं पढ़ी होती बाई चांस तो उसको थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, टाइम ज़्यादा लगता। एट द एंड ऑफ द डे एनसीईआरटी की लाइन्स रीड करना है या फिर तुम्हारे माइंड में उसकी पिक्चर होना हेल्प्स यू विद टाइम। तुमने अगर एनसीईआरटी पढ़ी तो तुम्हारा टाइम से बताता है, उस दिन टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टाइम बहुत ऐसे निकलता है तुम्हें पता नहीं लगता कि कैसे टाइम निकल रहा है। तो अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी हो, एनसीईआरटी की वर्डिंग्स तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल इम्प्रिंट हो जाती है एंड तुम्हें उस टाइम पे वही याद आती है। मेरे को उस क्वेश्चन में जो हमें एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आया था,
तो उसमें मेरे को एनसीईआरटी की लाइन अपने दिमाग में याद आई थी, मेरा फटाफट सॉल्व हो गया था। आई डेंट हैव टू थिंक मच अबाउट इट कि हाँ मैं पूरा एक कॉन्सेप्ट सोचूं कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। मेरा आई कुड हैव डन दैट, बट टाइम लग जाता मेरे को, एंड टाइम मेरा सेव हो गया बिकॉज मैंने एनसीईआरटी रीड की हुई थी, एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल। एज फार एज द एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स इज कंसर्न, ट्राई कर लो पहले कि तुम पढ़ लो 1-2 बार, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड फिजिक्स एनसीईआरटी एज वेल, बट ठीक है अगर तुम नहीं भी पढ़ पा रहे हो उसको 4-5 बार तो इससे कुछ इतना वो नहीं है। ट्राई टू रीड इट 2-3 टाइम्स, वो भी अगर हो पाए, बट एटलीस्ट 1-2 टाइम्स तो यू शुड रीड इट। ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल भी फिजिक्स एनसीईआरटी बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गए। ट्राई कि तुम एटलीस्ट 1-2 बार पढ़ के गए हो, तुम्हें आइडिया है कि हाँ एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन थी, क्योंकि दे कैन गिव बीट में से कोई लाइन से क्वेश्चन और सम फिल अप और समथिंग लाइक दैट। तो एनसीईआरटी मेन रिसोर्स होना ही चाहिए, जितनी बार पढ़ सकते हो यू हैव टू रीड इट। वन मोर थिंग दैट आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट इज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे कि हमारे बहुत जो ट्यूशन की टेस्ट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट के टेस्ट एंड प्रॉब्लम आ रही है, मार्क्स कम आ रहे हैं, क्या करें। तो ये चीज़ मैंने नीट वाले दिन रियलाइज़ की थी, जो मैं भी टेस्ट देती थी। इनफैक्ट 2 मंथ बिफोर नीट भी होते थे वो एक्स्ट्रा, उसमें बायोलॉजी में बहुत कुछ बाहर की चीज़ें आती थी, एनसीईआरटी से दूर बहुत दूर तक जो बिल्कुल नीट में आ नहीं सकती वो चीज़ें पूछते थे। फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस होते थे जो बिल्कुल जेई मेंस टोटली जेई एडवांस लेवल के भी होते थे 1-2, एंड वो सॉल्व करने में मेरे को इतना टाइम लग जाता था, एंड मेरे को बहुत टेंशन होती थी कि मेरा पेपर कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैसे इतना मुश्किल है, मेरे से नीट कैसे होगा, मेरे से हो नहीं पा रहा, मार्क्स कम आ रहे हैं, डिमोटिवेट हो रही हूँ। तो ये चीज़ तुम एक्चुअली नीट वाले दिन ही रियलाइज करते हो। सो नीट ऑब्वियसली जो टेस्ट होते हैं ट्यूशन्स के उनसे ईजियर ही होता है, बिकॉज उसमें कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड आता है वो। बट उस दिन तुम्हें स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है, तुम इतने ज़्यादा प्रेशराइज्ड होते हो, कुछ तुम्हें लगता है कि हाँ आई हैव टू क्लियर इट एंड मेरे को आ जाए, बस हो जाए मेरा पेपर। तो ईजी से ईजी चीज़ तुम्हें उस दिन टफ लगती है। जब मैं अपने टेस्ट देती थी इंस्टीट्यूट के, मेरे को टफ लगते थे, मेरे को टाइम लग जाता था। जैसे जैसे मैं देती गई आई गॉट यूज टू देम कि हाँ मैंने 10-15 टेस्ट दिए, हाँ मेरे को पता लग गया कि इन्होंने बाहर से देना ही है, एंड ठीक है मैं पढ़ पा रही थी तो मैं पढ़ लेती थी, नहीं होती थी मेरे से खराब तुम एक एक्सटेंट तक ही कुछ चीज़ एक्स्ट्रा कर सकते हो। यू हैव टू प्रायोरिटाइज एनसीईआरटी इन दी एंड वैसे भी। तो मैं ट्राई करती थी कि हाँ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दे रहे हैं, पैटर्न क्या इनका, कहाँ से एक्स्ट्रा कितना कितना दे रहे हैं, तो मैं ट्राई करती थी कि मैं कर लूँ उनके मॉड्यूल से, पढ़ के चली जाऊँ। बट मैं फिर यूज टू हो गई थी, एंड जैसे अगर मेरा टेस्ट के टाइम कोई मुश्किल क्वेश्चन मेरे को लगता था तो मैं ऐसे नहीं सोचती थी कि ओ नो मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, मैं कैसे करूँ। मेरे को आदत ही पड़ गई थी प्रेशर में एंड स्ट्रेस लेके थोड़ा टेंशन के अंदर वर्क करने की, हाँ ये मुश्किल क्वेश्चन आया तो मेरे को मैं कर रही हूँ बैठ के, मैं आई एम नॉट गिविंग अप, आई एम नॉट फ्रीकिंग आउट, मैं सोच के मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सोचूँ एंड मैं करूँ, एंड कई बार हो भी जाते थे। तो नीट वाला दिन हाउ इज इट हेल्पफुल, उस दिन चीज़ आसान होती है, प्रेशर तुम्हें बहुत होता है, वो आसान चीज़ को करने में तुम्हें टाइम लग जाता है। एंड अगर तुम यूज टू ऑलरेडी टू वर्किंग अंडर दैट अमाउंट ऑफ प्रेशर तो उस टाइम पे फ्रीक आउट नहीं करते हो। मेरे को इतना हेल्पफुल जब मैं नीट दे रही थी तब मेरे को समझ आ रहा था कि वो टेस्ट जो इंस्टीट्यूट के होते थे, जो बाहर से आते थे, जिनमें को प्रॉब्लम आती थी, वो मेरे लिए अब कितना मेरे को हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि उन टेस्ट में मैं टोटली आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन थी। जो मेरे बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट होते थे ना, ठीक है देर ऑल्सो गुड, तुम्हें पता लग जाता है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, एनसीईआरटी से क्या क्या आ सकता है, दे वेरी वेरी हेल्पफुल। टोटली नीट बेस्ड टेस्ट आर डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होते हैं, बट उन टेस्ट में तुम अपने थोड़े कंफर्ट जोन में होते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि एनसीईआरटी मैंने अच्छे से पढ़ी है, एनसीईआरटी से आ रहा है, नीट भी ऐसे ही आना है, ठीक है। बट तुम तब घर पे दे रहे हो तो टेस्ट, या तुम टेस्ट देने गए होते हो अपने इंस्टीट्यूट में, तब यू नॉट दैट स्ट्रेस्ड। थोड़ा बहुत एक अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होता है सबको, बट तुम इतने स्ट्रेस नहीं होते हो जितने तुम नीट वाले दिन हो गए। तुम जब वो एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट देते रहते तुम बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हो कि हाँ एनसीईआरटी बेस्ड की है, मेरे को अच्छे से आता है। बट नीट वाला दिन एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ ही होएगी, ईजी होएगी, इट विल नॉट बी वेरी वेरी टफ जितने इंस्टीट्यूट के टेस्ट होते हैं, बट तुम्हें प्रेशर इतना होगा ना, तुम्हें वो चीज़ मुश्किल लगेगी। एंड टू हैंडल दैट यू नीड टू गिव थोड़े बहुत टेस्ट जो बाहर से भी आ रहे हैं, ताकि तुम यूज टू हो जाओ, तुम्हें पता हो कि हाँ अगर मेरे को कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है एंड मेरे को मुश्किल हो रही है तो मैं हैंडल कर लूँ वो चीज़। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे जो टेस्ट है वो बहुत टफ आ रहे हैं, कुछ नहीं होता, गिव देम। आई एम नॉट सेइंग कि तुम बहुत टाइम वेस्ट करो एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने में, बट देखो गलती हो रही है, सीखो उससे, वो टेस्ट एंड उस प्रेशर के अंदर वर्क करना विल हेल्प यू, डेफिनेटली हेल्प यू ड्यूरिंग नीट। सो आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस आपको कैसे डिवाइड करना है, क्या करें, टेंशन ले जा रहे हैं कि हम कैसे रिविजन करें, 3 मंथ्स रह गए, हाउ डू वी डू इट, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतने सारे चैप्टर्स है, जस्ट आज जाके सिट डाउन, लाइक आई सेड, डिवाइड योर टॉपिक्स, वीक कौन से, स्ट्रॉन्ग कौन से, डेट्स के हिसाब से हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स डिवाइड करो। जो तुम्हारे वीक है उनको ट्राई करो कि तुम इम्प्रूव कर पाओ, जो स्ट्रॉन्ग है अलग से उनके लिए बीच बीच में टाइम रख लो। अगर तुम्हारा जो तुमने स्केड्यूल बनाया वो नहीं हो पा रहा है, डोंट फ्रीक आउट, अगले दिन के लिए स्केड्यूल कर लो, यू स्टिल हैव टाइम। अभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव,
हो जाएगा. जस्ट डोंट ऐसे गिव अप एट दिस मोमेंट. स्पेशली अभी अगर तुम करोगे, मेरे आई मेंशन दिस पहले ऑल्सो, माई स्कोर्स वर वेरी लो. इवन 3 months बिफोर नीट दे वर नॉट जितने आई वॉज एक्सपेक्टिंग या जितने आई थॉट कि इस टाइम तक होने चाहिए मेरे. बट द वन थिंग दैट आई डिडंट डू इज गिव अप. मेरे को था कि हाँ ठीक है, आई हैव टू इम्प्रूव, आई हैव टू कीप गोइंग ऑन. ठीक है. तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू एंड आई विल बी मेकिंग अ वीडियो फॉर द 11th graders वेरी सून कि 11th के एंड में हाउ यू शुड रिवाइज योर 11th का सिलेबस. एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो.